जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए सभी लोग। आज क्लास का स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है जी मुझे। ज़्यादा लोग आज लगता है शामिल है। हाँ, अच्छा, जो लोग पीछे थे वो लोग इधर, एक नया बेंच लग गया है सामने से। ओके, तो गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं। लाइव हो गया ना? ओके, चलिए तो शुरू किया जाए, है ना। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक थे? लोधी वंश तक थे। मतलब कि आपका जो पहला फेज है मेडिवल हिस्ट्री का, उसका जो है दिल्ली सल्तनत हो गया होगा, है ना। मुगल मुगल एम्पायर आज बताने वाले होंगे शायद, है ना। तो अब जो है आपको एकदम ध्यान लगा करके देखना होगा, यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस होंगे और उसके आधार पर ही आपको समझना है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग, अब बातचीत आप लोग का समाप्त नहीं हुआ अभी तक। बीच में जब आधा घंटे की छुट्टी मिलता है तो उस समय इसको पूरा कर लिया कीजिए, जो आपको बातचीत करना है। ठीक है। इन लोग तो और ही नहीं बंद करती है एकदम। शुरू कर दी तो एकदम खत्म होने का नाम ही नहीं होता इन लोग का। बस स्टार्ट करके अपने आप को छोड़ देती है सब। अब खत्म नहीं होगा। देखो, तो मध्यकाल का दो फेज बताया था हमने, एक है ना, एक दिल्ली सल्तनत, और दूसरा बताया था इसका कि मुगल काल या मुगल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? हाँ, और मुगल में कुछ नाम भी बताया था हमने, है ना। यहीं तक थे कलम। तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी डायनेस्टी है, लास्ट जो है, वो आपका लोधी है। कौन सा है? लोधी डायनेस्टी। और लोधी से तब ध्यान से सुनिएगा कैसे हम यहां से वहां कनेक्ट करते हैं बिहार के साथ। जो है बहुत सारा ऐसा क्षेत्रीय राजवंश जो है ना, अलग अलग हिस्से में जो अलग अलग डायनेस्टी हुआ। जब लोधी डायनेस्टी में एक शासक है जिसका नाम है सिकंदर लोधी। क्या नाम है? क्या नाम है? जाना जाना लग रहा है कि नहीं? पहली बार तो नाम नहीं सुन रहे हो ना। तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में क्या हुआ कि यहां से दिल्ली से जो है मिलिट्री को भेजा गया, और यह भेजा गया जौनपुर। कहां भेजा गया? अभी के जो वर्तमान बिहार है, इसके जो आप पश्चिम की तरफ देखोगे तो उत्तर प्रदेश का जो है जौनपुर का हिस्सा आपको दिखेगा, है ना। अगर बिहार के मैप में अगर आप इसको देखना चाहें तो ये आपका यहां पर जो है जौनपुर मिलेगा। ठीक है, तो ये बिहार के, अभी वर्तमान बिहार के पश्चिम में, और दिल्ली से आएगा तो पहले जौनपुर और उसके बाद आपका ये बिहार का हिस्सा। एकदम ध्यान से सुनना। क्या तुम लोग कर रहे हो जी? बार बार आना, बार बार जाना। क्या हुआ? एकदम शांत रहो तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही खड़ा रहेंगे बस। अब आपका टाइम जाएगा, मेरा क्या है, हमारा तो भाई पूरा होते जाएगा। या तो आप शांत रह लो, या तो आपको पढ़ाना है आप ही पढ़ा लो। तुम लोग हल्ला इतना करते हो ना कि कई बार हमको लगता है कि तुम लोग का ड्यूटी यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। उधर सब्जी मंडी में होना चाहिए था, मछली बाजार में होना चाहिए था, उसी जगह पर तुम लोग रहना चाहिए। तुम लोग से ज्यादा सभ्य बच्चा मुझे दिखता है मुसल्लापुर का। एकदम शांत रहेगा कम से कम, समझ में। और इस बात का ताली भी यहां बजाया जा रहा है। ठीक है, जब हंसाते हैं तो उस समय आप हंस जाइए, कोई बात नहीं। अगर आपका यही रवैया रहा तो आने वाले भविष्य में आपको आपके हिसाब से ही ड्यूटी दिया जाएगा। ठीक है। मतलब यहां हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ध्यान कॉपी कौन, कलम कौन, मैगजीन कौन से लिए कि नहीं, सब बात जो है यही कर लेना है।
कौन शासक है ये लोधी डायनेस्टी का, किसका नाम लिया हमने? सिकंदर लोधी। किसका? तो यहां देखो, दिल्ली में यहां जब कैपिटल है और दिल्ली से ये जौनपुर भेज रहा है, तो जौनपुर में एक शासक है और उसका नाम है हुसैन शाह सरकी। क्या नाम बताया? क्या बताया? हुसैन शाह सरकी। यहां पे सरकी डायनेस्टी चल रहा है। तो लोधी यानी सिकंदर लोधी के द्वारा मिलिट्री हेड को भेजा गया और यहां पर हुसैन शाह सरकी को हराया गया। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो हुसैन शाह सरकी है, इसका मेन रीजन तो जौनपुर है, लेकिन जौनपुर के साथ साथ में जो बिहार का पश्चिम का हिस्सा, इस मैप में आप देखिए, अगर आपने उत्तर प्रदेश के मैप को देखा होगा तो यहां जौनपुर एकदम बिहार से आपके पश्चिम में दिखेगा। तो जौनपुर के जो शासक है हुसैन शाह सरकी, क्या नाम बताया हमने? तो हुसैन शाह सरकी का ये जो शासन है ये बिहार में भी चल रहा है। एक तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ही, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ तो बिहार का पश्चिम की पूरब, बिहार के पश्चिम। और जब यहां दिल्ली से जौनपुर भेजा गया तो यहीं पर जो है आपके एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम है दरिया खान नुहानी। नाम क्या है? तो सिकंदर लोधी ने जौनपुर के शासक या जौनपुर में भेजा है दरिया खान नुहानी को। किसका भेजा? और दरिया खान नुहानी जो है वो यहां पर हुसैन शाह सरकी को हरा करके और सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं सिकंदर लोधी के द्वारा। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? शासक कौन है? सिकंदर लोधी। ठीक है, और इसने भेजा किसको है? दरिया खान नुहानी। किसको भेजा है? दरिया खां। देखो हम बता देते हैं, और नहीं तो किताब पढ़ते रह जाओगे, भूकंप आते रहेगा। ठीक है, उसमें समझ में आना नहीं है कुछ भी। और जो आप बार बार कहते हैं कि कौन किताब खरीदे, कौन किताब खरीदे, हम बोलते कुछ दिन पढ़ लो फिर किताब पढ़ लेना, और नहीं तो उसमें किताब में देखोगे कुछ समझ में आएगा नहीं। तो एक साथ में कैसे हम मेडिवल से मॉडर्न की तरफ भी बढ़ेंगे, और इस समय दिल्ली सल्तनत से अगर हम कहें तो मुगल की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं हम आपको बताने वाले। तो सिकंदर लोधी जो है एक मिलिट्री हेड जिसका नाम क्या है? दरिया खां, इसको भेजा जौनपुर। कहां भेजा? और यहां जौनपुर के शासक पहले से कौन थे? हुसैन शाह। तो हुसैन शाह सरकी को हरा दिया। कौन? दरिया खां। और इसी कारण से सिकंदर लोधी ने इस पूरे जौनपुर प्रदेश में जो है यहां का इसको जो है सूबेदार नियुक्त कर देता है। बात समझ में आई? तो अब यहां से दो प्रश्न बिहार स्पेशल में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न यह होगा कि जिस समय सिकंदर लोधी ने दरिया खान नुहानी को भेजा है जौनपुर में, उस समय सरकी वंश के शासक कौन है? हुसैन शाह। यह सवाल करेगा सरकी वंश का आखिरी शासक कौन है? हुसैन शाह। आपका हुसैन शाह सरकी के बाद इस पूरे जौनपुर प्रदेश में सिकंदर लोधी के द्वारा किसको यहां का सूबेदार अपॉइंट किया गया? दरिया खां। तो यहां जब तक दरिया खान नुहानी है तब तक यह समझ लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा है ये जौनपुर। बात समझ में आई? अब यहां से स्टोरी को आगे सुनिएगा। ये जो दरिया खान नुहानी है इसी का बेटा है जिसका नाम है बहार खान नुहानी। क्या बोला हमने? एक तो दरिया खान नुहानी, नाम बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, इसको किसने भेजा था? हाँ, और इसी का बेटा है जिसका नाम है बहार खां नुहानी। ये अभी कहां है? जौनपुर में। जौनपुर मतलब बिहार के पश्चिम की पूरब, पश्चिम है ना, लेकिन इसी जौनपुर का हिस्सा है बिहार का जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र। तो यहां जौनपुर हम यहां बताएंगे आपको। और जौनपुर में जब यहां का सूबेदार बन गया है दरिया खान नुहानी, सॉरी बहार खान नुहानी, वो तो दरिया खां पहले नंबर पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका कौन है? बहार खां। तो जब बहार खां बना तो ये बहार खां कह रहा है क्या कि हम अब लोदियों के अंतर्गत अपने शासन को नहीं चलाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या कहा कि हम लोदियों के अंतर्गत अपने शासन को नहीं चलाएंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और यही बहार खां जो है
अब जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं रहेगा। अब जो है ये यहां पर एक नया डायनेस्टी स्वतंत्र बनाएगा जिसको कहते हैं नुहानी वंश। क्या कहेंगे? नुहानी वंश या फिर नुहानी डायनेस्टी। अब दो दो सवाल यहां से आएगा, ध्यान से समझिएगा। इसके पिताजी यानी दरिया खान नुहानी है, तब तक जो जौनपुर है क्या वो स्वतंत्र है? किसका हिस्सा है? हाँ, किसका हिस्सा है? लोधी डायनेस्टी का है। जबकि ये जो आपका बहार खान नुहानी है, तब क्या ये लोधी डायनेस्टी का हिस्सा है? एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र यहां पर डायनेस्टी बनता है जिसको कहते हैं नुहानी वंश। क्या बोलते हैं? तो ये जो नुहानी लोग हैं ये लोग भी अफगानी मुसलमान हैं। क्या है? अफगानी मुसलमान। तो एक सवाल पूछा गया है कि यहां बिहार के क्षेत्र में है ना, अफगानी सत्ता का श्रेय किसको जाता है? समझ में आ रहा है? ऐसे आपके हैं, जैसे बता रहा हूं मैं, बिहार में अफगानी सत्ता का श्रेय किसको जाता है, और उसमें ऑप्शंस हैं जैसे कि नुहानियों को, सरकियों को। समझ में आ रहा है? पाल वंश वाले, पाल वंश का नाम आपका आ रहा है, कर्नाट वाले का नाम आ रहा है। किसका हो जाएगा उत्तर? क्योंकि ये अफगानी है ना, और यहां पर इंडिपेंडेंट भी हो गया है आपका जो है बहार खां नुहानी। अब ध्यान से समझिएगा, ये यहां तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उधर अब लोधी वंश अंत होने वाला है, क्योंकि सिकंदर लोधी है ना, उसके बाद आपका इब्राहिम लोधी अंत में आएंगे। तो उधर लोधी अंत होने वाला है और उसके बाद जो है मुगल शुरू होगा। अब इतना तक स्टोरी इधर ध्यान में आपको सेट रख लेना है। अब इधर का स्टोरी बता रहे हैं मुगल का। अब दोनों को कनेक्ट करना है एक साथ में। 1526 याद है पानीपत की पहली लड़ाई, और यहां अब जो है दिल्ली में मुगलों का शासन शुरू हो जाएगा। कब से? 1526 से। और अभी मैं बता रहा हूं कि इस तरफ मुगल और अभी भी इधर जो बंगाल के शासक है वो अलग अलग समय पर बदलते रहेंगे, और बीच में यहां बिहार, और बिहार कई बार, जैसे अगर अभी जौनपुर की हम बात कर रहे हैं तो बिहार अब जो देखा जाए, जब बहार खान नुहानी है ना तो इधर लोधी का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है, और ना तो इधर बंगाल का हिस्सा है। ये बात समझ में आ रही है? ये तो इंडिपेंडेंट बना दिया ना ये हिस्सा। तो ये जब बहार खान नुहानी जो है जब दिल्ली से भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है और उधर बंगाल से भी कर लिया है, तो एकदम से इंडिपेंडेंट है। अब ना तो दिल्ली का हिस्सा है बिहार और ना तो बंगाल का हिस्सा है, स्वतंत्र है ये। फिर आगे चल करके देखिए इसमें क्या बदलाव आने वाला है कि जब मुगलों की सत्ता की बात किया जाए तो 1526 में आप जानते हैं कि बाबर के द्वारा जो है यहां पर स्टैब्लिश किया गया, दिल्ली को मजबूत किया गया। ठीक है, तो जब यहां बाबर है, ध्यान से सुनिएगा, जब यहां बाबर है तब तक के जो है इधर बिहार में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिहार को जाकर के जीत लिया, ये बिहार में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जब हुमायूं का शासन शुरू होगा तो उस समय बिहार के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा। बाबर के शासनकाल में कोई परिवर्तन नहीं, 1526 से लेकर के 1530 तक के, और उसके बाद आपके आए हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 40 तक है ना, 1530 से 1540 तक। और इस समय समझिएगा कि हुमायूं जो है अब चाहेगा कि ये बंगाल को जीते। बात समझिएगा, बिहार नहीं पूरा बंगाल हम बता रहे। ये क्या चाहेगा हुमायूं कि हम बंगाल को जीते। इस समय देखिए क्या हुआ है कि अगर जौनपुर की स्थिति देखें तो जौनपुर मजबूत है और उसके साथ साथ बिहार भी शामिल है। तो जब कई बार क्या होगा कि बंगाल को जीतने जाएगा हुमायूं, तो इसी बीच में जो जौनपुर और बिहार का जो दक्षिण का हिस्सा है, यहां के जो शासक रहेंगे वो लगातार कोशिश करेंगे प्रोटेस्ट करने का, इस क्षेत्र को जो है बचाने का, प्रोटेक्ट करने का। तो आपने ये देखा होगा कि चुनार को लेकर के, जो चुनार का किला है उसको लेकर के हुमायूं ने कई बार प्रयास किया है जीतने को लेकर के। एक तो चुनार जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, चुनार के बाद वो बंगाल जीतना लगातार चाह रहा है, और इसी बीच में जो इधर आपका नुहानी डायनेस्टी चल रहा है ये स्ट्रगल करना शुरू कर देगा। अब जो है किससे? तो ये करना शुरू कर देगा आपका नुहानी और आपके मुगल दोनों के बीच में होगा। अब यहां पर क्या बदलाव हुआ है ध्यान से देखिएगा। 1530 से 40 जब इनका पहला फेज है हुमायूं का, हालांकि ये दूसरी बार भी शासक बनेंगे। 1555 से 1556, तो इसी समय समझिएगा कि बीच में जो ब्रेक दिख रहा है आपको 1540 से लेकर के 1500, इस समय एक व्यक्ति है उसका नाम है शेर शाह सूरी। क्या नाम है? शेर शाह सूरी। और यह व्यक्ति एक नया डायनेस्टी बनाएगा जिसको बोलते हैं सूरी डायनेस्टी। क्या बोलेंगे इसको?
जिसको आप सूरी वंश के नाम से जानते हैं। अब देखिए कितना ज्यादा इसमें हेर फेर है, अगर ध्यान से इस स्टोरी को नहीं सुनेंगे तो बार बार ये कंफ्यूज करेगा। एक तो हम आपको दिल्ली सल्तनत बता रहे हैं तो, और वहां नुहानी बताए, उसको दिमाग में बस उतना सेट रखिए। इधर देखिए शेर शाह सूरी 1540 से 1555 तक रहे, समझ में आ रहा है। और इसी बीच में जो है मुगलों का शासन को ब्रेक कर दिया। कल के क्लास में हम आपको बताए होंगे, एक बार में इसको फिर से ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद आपके रहे अकबर। कौन रहे? 1556 से लेके 1600। अकबर के बाद कौन रहेंगे? जहांगीर। और जहांगीर की बात किया जाए तो 1605 से 1627, किसी किताब में 28 भी दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद रहेंगे आपके शाहजहां। कौन रहेंगे? शाहजहां। और ये रहेंगे 1628 से लेकर के 1658 तक, 58 तक, ठीक है। और उसके बाद है आपके औरंगजेब, औरंग, और ये 1658, 58 से 1707 तक। इतना तक तो आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन है? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद, और इधर बस डेट का सीक्वेंस याद रखना है कि बाबर 1526 से 1530 तक, और हुमायूं का पहला फेज जो चला है 1530 से 1530 से, दोबारा जब बनेंगे तो 1555 से 1556, और फिर उसके बाद अकबर 1556 से 1605 तक, उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 तक, और इसी समय शाहजहां 1627 या 28 कहिए से लेकर 1658, और उसके बाद औरंगजेब जो रहे हैं आपके 1658 से 1700। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, तभी तो इसी के रेफरेंस में हम बिहार को बताएंगे। तो बीच में जब हुमायूं का शासनकाल ब्रेक हुआ है 1540 में, तो इसके बाद बिहार में एक बहुत ही मजबूत डायनेस्टी जो बनता है उसको बोलते हैं सूरी वंश। क्या बोलते हैं? सूरी वंश, या फिर इसको कहेंगे हम सूरी डायनेस्टी। तो यहां से देखिए कैसे कनेक्ट होगा अब नुहानी, ध्यान से समझिएगा। जब तक बाबर है बिहार में कोई छेड़छाड़ बड़ा नहीं किया है, तो बाबर के विषय में हम कोई डिस्कस, बिहार के क्षेत्र में कुछ करेगा तभी तो जो यहां पर व्यक्ति है इसका नाम जो है शेर शाह सूरी, जिसने की सूरी डायनेस्टी को बनाया है। इसका जो है समझिए रिलेशन इधर नुहानियों से भी रहा है, लोदियों से भी रहा है, और मुगलों से भी रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? शेर शाह सूरी है, इनके और इनके फैमिली का जो रिलेशन है, एक तो लोधी से भी रहा है, नुहानियों से भी रहा है, और जो दूसरा फेज है मेडेवल का जो मुगल, उससे भी रहा है। तो सबका जो यहां पर जोड़ने वाला जो कड़ी मिल रहा है आपको, वो शेर शाह सूरी है। कौन है? ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक नया डायनेस्टी जिसकी बात हम कर रहे थे, सूरी वंश का, सूरी वंश का, सूरी डायनेस्टी, ठीक है। बहुत आपको मतलब इस समय का इतिहास में बहुत छेड़छाड़ दिखेगा, लगेगा कभी कि सर कभी ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाते पढ़ाते फिर बदल जा रहे हैं, फिर बदल जा रहे हैं। एक बार पूरा कहानी जब आप सुन लीजिएगा फिर ऑटोमेटिक आपका सब ये जो क्लियर हो जाएगा। तो सूरी वंश के संस्थापक की अगर कहा जाए बात, नाम क्या है इसका? शेर शाह। पूरा नाम इनका शेर शाह सूरी है। इनके बचपन का जो नाम है फरीद खां है। बचपन का नाम क्या है? हाँ, फरीद खां। और ध्यान से समझिएगा इसमें कि शेर शाह सूरी का जो यानी फरीद खां का जो जीवन रहा है वो बहुत स्ट्रगलिंग फेज रहा है स्टार्टिंग से इनका। मतलब ये लोग भी अफगानी हैं। अगर आप बात किया जाए कि ये लोग कहां से आए हैं, तो ये लोग भी अफगानी मुसलमान हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि जब लोदियों का शासन चल रहा था हमारे देश में, तो लोदी भी चूंकि अफगानी ही है, लोदी हमारे देश में अफगानी, जैसे इसके पहले का जितना है दिल्ली सल्तनत में वो सब तुर्की है। इसके बाद ये जो लोदी था फर्स्ट डायनेस्टी जो है ये आपका अफगानियों का, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सब तुर्की मुसलमान है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सब तुर्की हैं। लेकिन जब लोदी की बात करेंगे तो ये लोग अफगानी मुसलमान हैं। मुसलमानों में अलग अलग आपको कैटेगरी दिखेगा, अरबी दिखेगा, तुर्की दिखेगा, आपको मुगल दिखेगा, है ना। ये सारा जो है आपको बता रहे हैं सबके सब हैं मुस्लिम शासक ही, लेकिन अलग अलग इनके जगह पे ओरिजिन है। और इसके कारण में तो जब लोदियों का शासन दिल्ली सल्तनत में शुरू हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ कि अफगानियों को नौकरी दिया जा रहा था। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आप यहां से मान लीजिए कि अमेरिका चले गए, है ना,
और आपके अंदर इतना अच्छा मित्रता की भावना है कि आप कहने लगे कि जितने भी हमारे देश के या हमारे बिहारी लोग हैं सबको जो हम यहाँ नौकरी लगवा देंगे। और जाहिर सी बात है, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी, है कि नहीं। और आप अगर अच्छे एक पोजीशन पर हैं, तो लोदियों का जब शासन शुरू हुआ, तो चाहे बात करें हम इब्राहिम लोदी की, सिकंदर लोदी की, बहलोल लोदी की, तो इनके शासन काल में अफगानियों को नौकरी बहुत बड़े पैमाने पर दी जाती थी। और इसीलिए भारत में लोग अफगानिस्तान से आते थे नौकरी करने। भारत में कहां से नौकरी करने आ रहे हैं? तो इनका जो पिता है उनका नाम है हसन खां। क्या नाम बताया हमने? हसन। तो जो हसन खां है, ये हसन खान नौकरी करने के लिए आए थे लोदियों के दरबार में। बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं हम? लोदियों के दरबार में नौकरी करने के लिए आए थे। तो आगे शुरुआती दौर में लोदियों के यहां नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब लोदियों का शासन समाप्त हो गया, खत्म, 1526 तो खत्म, लेकिन अफगानी लोग तो अभी भारत में है, तो इन लोगों ने मुगलों के घर में नौकरी करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? इन लोग जो है, अब चूंकि लोधी डायनेस्टी खत्म हो गया जब 1526 में, 1526 में, तो ये लोग अफगानिस्तान वापस नहीं जा रहे। अब जो है ये लोग मुगलों के साथ में नौकरी करना शुरू कर गए। इसीलिए हिस्ट्री में इस बात को याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी जो है, जो बाबर चंदेरी की लड़ाई लड़ रहा था, याद है कुछ? सबसे पहला 1526 में पानीपत, उसके बाद खानवा, खानवा के बाद चंदेरी हुआ ना, और तब फिर उसके बाद घाघरा। तो जो चंदेरी की लड़ाई लड़ रहा था, तो चंदेरी की लड़ाई में जो है ये शामिल था जो है आपका शेर शाह सूरी जो है मुगलों के सेना में। मतलब मुगल के अब इस समय राजा जो है वो कौन है? बाबर है ना, बाबर है। तो इस बात को समझिएगा कि शेर शाह सूरी चंदेरी की लड़ाई में मुगल सेना में शामिल है ताकि वो लड़ सके, मतलब मुगलों के साथ में है। और आगे चलकर सोचे कि यही मुगलों को डिफीट करेगा और फिर एक नया डायनेस्टी भी बना देगा भारत में। बात समझ में आ रही? अब रखो चुपचाप, हर 10 मिनट हुआ नहीं बोलना है, कभी इधर से कभी उधर से। अब प्रश्न ही आपका रहता तो एक बार कंप्लीट कर ले, तो प्रश्न बता दीजिए, या तो स्टार्टिंग में ही रख दिया करें यहां। तो शेर शाह सूरी से इस बात को सीखा जा सकता है कि उसी के सेना में रह करके उसकी कमजोरी को देखा, इवन कि उसी की मिलिट्री से यह सीखा भी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करे। और चंदेरी के लड़ाई के दौरान ही शेर शाह सूरी ने इस बात को कहा था कि अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो बहुत जल्द हम भारत से जो है मुगलों को समाप्त कर देंगे। अब सोचिए, ये लाइन बड़ा, जब किताब में ये लाइन मिलेगा तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। ये शामिल किसके तरफ से है? मतलब समझ में आ रहा है? शामिल किसके तरफ से है? मुगल के। चंदेरी की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई है? मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में। भूल गए जी आप लोग? आप लोग को देख करके लगता नहीं है कॉन्फिडेंस। 1526 में आपका हुआ है आपका पानीपत का, 1527 में खानवा जो राणा सांगा के भी साथ में हुआ था, और 1528 में चंदेरी, और 1529 में घाघरा, मतलब, और 1530 में बाबर का मृत्यु भी हो गया था। मृत्यु हुआ था ना। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा राणा सांगा के साथ में, 28 में चंदेरी जो है आपका ये हुआ है मेदिनी रॉय के साथ में, और 29 में घाघरा अफगानियों के साथ में, और 30 में इनका मृत्यु हो गया। ये सब तो एकदम याद रहना चाहिए आप लोगों को एकदम। तो कई बार आप लोगों को देख कर कॉन्फिडेंस नहीं लगता है। तो चंदेरी की लड़ाई में जब शामिल रहा, तो सोचिए कि शामिल भी है ये मुगल की तरफ से, और कह भी रहा है कि इन लोगों को खत्म कर देंगे। समझ में आ रही है बात को? तो वो सीख रहा था इस बात को कि इसका मिलिट्री चल कैसे रहा। शेर शाह सूरी जो है कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि उसको प्रशिक्षण एकदम बचपन में ही दिया गया था। मैंने कहा कि जब इनका पिताजी हसन खां नौकरी करने आ रहे हैं लोदियों के दरबार में, तो इस समय क्या हुआ कि नौकरी के दरमियान ही हसन खां को जो है एक बहुत ही छोटे से प्रदेश सासाराम का जागीरदार बनाया गया था। कहां का? सासाराम का जागीरदार। जागीरदार समझते हैं क्या होता है? शांत रहना, यहां से बताना शुरू करो। जागीरदार क्या होता है बताइए ध्यान से। जागीरदार क्या होता है? बैठ जाइए, आप बताइए। हाँ, तो सूबेदार फिर क्या होता है? बैठिए। जागीरदार, जागीरदार क्या होता है? सूबेदार ही जागीरदार होता है। ठीक है, आप लोग बताइए जागीरदार क्या होता है? सूबेदार क्या होता है? जमींदार क्या होता है? सेना भी रहता है? नहीं है, आप बताइए। हाँ,
किसको देता है? ब्रिटिश को। अभी ब्रिटिश कहाँ आया है? बैठ जाइए। जागीरदार क्या होता है? नहीं, कैसा मालिक? सूबेदार क्या होता है? बैठ जाइए। देखिए, दो वर्ड आपको दिखेगा, एक दिखता है आपको सूबेदार, इतना बार बार बता रहे हैं, और एक होता है आपका जागीरदार। ठीक है? कभी रोड पर लड़ाई किए हो, मोटरसाइकिल लेकर के घुस रहे हो, ऑटो वाला मार दिया, तो ऐसा नहीं बोलता बाप का जागीर है? ऐसा लड़ाई किया हो कि नहीं? कभी रोड पर नहीं लड़ाई की हो जी? दो ऑटो वाला लड़ जाएगा तो बोले बाप का जागीर है, ऐसा ऐसा बोलता है कि नहीं? ध्यान से सुनना, सूबेदार कहने का मतलब यह हुआ कि पूरे उस प्रांत का जो कानूनी व्यवस्था को लीड करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, जो कानूनी तौर पर जो लीड करेगा उसको सूबेदार। और किसी भी प्रांत का सबसे बड़ा जो अधिकारी, कैसे तुम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ो, किसी भी प्रांत का सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा वो सूबेदार, सबसे बड़ा ऑफिसर जो होगा कौन होगा? अब देखिए, दूसरा पॉइंट है जागीरदार। जागीरदार कहने का मतलब होता है उस क्षेत्र के जितने भी जमीन होंगे, उस पूरे जमीन में जो है टैक्स को कलेक्ट करके, और यही जो है राजा को, रूलर को, या फिर कहिए किंग को देगा। बात समझ में आया? क्या बोले हम? पूरे प्रदेश में जो जमीन रहेगा, टाइट होकर के बैठो यार, एकदम सो रहे हो ऐसे करके, सुसुप्त अवस्था में एकदम से, हैं? एग्जाम में पूछा जाएगा कैसे तुम लोग एसडीएम बनोगे यार, बताओ। दरोगा रोगा के लड़के तुम लोग हो ही नहीं, दरोगा भी कम से कम रहते तो कम से कम टाइट रहते एकदम, आ करके ठीक है बताएं दीजिए, ऐसे थोड़े आप भूल जाओगे फिर हम बताएंगे तो इसमें क्या है? तुमको थोड़े बोले हम, तुम तो पीछे बैठो एकदम जाकर के, ज्यादा लंबा हो तो। लंबा आदमी को पीछे फोटो नहीं खिंचवाओ बचपन में, छोटा लगन को आगे, उससे बड़ा तो उसके पीछे, तो फोटो में दिखेगा कैसे? और एक ही फोटो में सबको आना भी है। तो जागीरदार कहने का मतलब जो उस क्षेत्र में जितने भी जमीन है वहां से टैक्स कलेक्ट करके और राजा को देना, तो यही जागीरदार का काम होता था। तो इनके जो पिताजी हसन खां है, हसन खां को जो है जागीरदार बनाया गया था सासाराम का। कहां का? सासाराम का जागीरदार। तो जागीरदार ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पद है, और अगर है भी तो समझिए बड़े क्षेत्र में रहेगा तो मान भी सकते हैं, सासाराम बहुत बड़ा प्रदेश नहीं था। तो जब नुहानियों का शासन व्यवस्था चल रहा है तो उसी समय इसको मिला है पूरा। चूंकि हमने कहा कि एक तरफ अभी जौनपुर खत्म नहीं हुआ है, जौनपुर में ये नुहानी लोग चल ही रहे हैं। अब इसी समय क्या हुआ कि ये जो आपका शेर शाह सूरी है यानी फरीद खां, इनके पिताजी हसन खां, कई विवाह का सिलसिला इनका भी चल रहा था, जागीरदार थे। चौथा विवाह जब किए तो इनकी जो माता जी हुई फरीद खां के, उसको घर से निकाल दिया। बात समझ में आ रही है? फरीद खां को घर से निकाल दिया। और फरीद खां जो है समझ लीजिए एकदम बेघर है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है एकदम, मतलब अब जो भी उसको अपना जीवन में बनाना है, रास्ता जो चुनना है वो खुद ही करेगा। तो फरीद खां पढ़ाई करने के लिए जौनपुर चला गया। कहां गया था? अभी तक सासाराम के क्षेत्र में, लेकिन सासाराम से जो है ये पढ़ाई करने कहां गया? तो अगर फरीद खां की पढ़ाई के विषय में कहा जाए, कहां इसकी पढ़ाई पूरी हुई है? फरीद खां का जो शिक्षा हुआ है, यह शिक्षा जो है आपके जौनपुर में। कहां हुआ? जौनपुर में। शिक्षा जौनपुर में हुआ, पढ़ लिख लिया खूब बढ़िया से। पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढना शुरू किया। तो नौकरी ढूंढने के क्रम में क्या होता है कि जो बहार खां लुहानी का, जिसका हम नाम ले रहे थे, उसका एक छोटा बेटा था। तो कहा गया कि इसको ट्यूशन पढ़ाओ। समझ में आया हम क्या बोले? अब दरिया खां का समय खत्म हो गया। किसे बोले हम? बहार खां लुहानी। सब नाम बड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन हम आपको दवा दे करके भेजेंगे अंतिम में कि कहां से प्रश्न आता है, उस हिसाब से। अभी तो पूरा स्टोरी सुनाएंगे और अंत में यह भी बताएंगे कि इसको कम से कम नहीं बोलना है। तो बहार खां लुहानी जिसका बेटा है उसका नाम है जलाल खां। क्या नाम है इसका? जो बेटा है, बेटा का नाम क्या है? तो इसी का जो है ट्यूटर बना है या देख रेख कर रहा है, उसी का नाम क्या है यहाँ? फरीद खां। पढ़ाई कहां से किया? जौनपुर से। तो पढ़ लिख करके ट्यूशन पढ़ाएगा। अब जाहिर सी बात है कि कोई अगर छोटे ही प्रदेश के विषय में कहें, अगर वहीं के राजा का ट्यूशन पढ़ाना उसका बेटा का, ये भी कम गर्व की बात नहीं है। अब आपसे कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के भतीजी को ट्यूशन पढ़ाइए, बड़ा अच्छी उपलब्धि तो बड़ा है ना। किसको पढ़ा रहे हैं ये भी तो नहीं पढ़ाओगे, तुम उतना पढ़े ही नहीं हो अभी। तुमको नियुक्त ही नहीं किया जाएगा, अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उतना नॉलेज रहेगा तभी तो है। मॉक इंटरव्यू पहले होगा और मॉक इंटरव्यू में पता चला है कि 1000 2000 लोग शामिल है कि हाँ हम टीचर बनने वाले हैं। तो
अच्छे से शिक्षा ग्रहण किया, पढ़ाई अच्छे से किया था फरीद खान ने। तो जौनपुर आया और जौनपुर से फिर जो है सासाराम में जब आता है तो दरिया खान रूहानी और उसका बेटा जिसका नाम क्या है, जलाल खान। जलाल खान का जो ट्यूशन है, अंगरक्षक भी है साथ साथ, जैसे बॉडीगार्ड होता है ना, उस तरीके का भी है। आगे चल करके बहार खान रूहानी का मृत्यु हो जाता है, बात समझ में आई। और जब मृत्यु होता है तो यही बहुत बड़ा जो है मतलब समझ लीजिएगा टर्न है इसके लाइफ का। जब मृत्यु हो गया तो एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो गया है जो आपका है ये फरीद खान, मतलब शेर शाह जो है अब ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा, प्रशासन में शामिल हो जाएगा। और कुछ ही वर्षों के बाद, कुछ ही साल के बाद बहार खान रूहानी की जो पत्नी है उससे शादी कर लेगा, समझ में आया, जो उसकी विधवा है। तो अब समझ रहे हैं हाँ, यही तो तुम्हारा ध्यान रहेगा केवल। बहार खान रूहानी की जो पत्नी है, इसी से विवाह कौन कर लिया, शेर शाह। तो अब तो समझ लीजिए कि एकदम अपॉर्चुनिटी में इसको मिल गया कि अब तो तुम राजा बन गए। नहीं बन गया, इसका जो बेटा जलाल खान है वो मात्र 12 वर्ष का है, बात समझ में आ रही है। अब वो तो राजा, जलाल खान तो राजा बना नहीं, तो ये जो है यहां पर शेर शाह जो है इस पूरे प्रदेश को लीड करेगा, सासाराम के क्षेत्र को। और यही जब शासक के तौर पर ही बना इस पूरे प्रदेश का, इस समय जलाल खान जो है वो पूरा सासाराम छोड़ देगा, बोलेगा अब क्या कर सकते हैं। तो पिताजी इसके बदल गए, अरे माता जी तो वही है, पिताजी रहे नहीं तो पिताजी बदल गए। तो इस पूरे प्रदेश को छोड़ देता है जलाल खान, और इस प्रकार से रूहानियों का अंत हो गया। और यहां पर सासाराम को जो है अब लीड करने वाले कौन बन गए, कौन बन गया, शेर शाह। तो एक बार एक घटना हुआ था, ध्यान से समझिएगा, कि चूंकि जलाल खान का देखरेख करता था शेर शाह, है ना, जो फरीद खान देखरेख करता था, तो एक बार क्या हुआ कि जाने के क्रम में, शिकार के क्रम में क्या हुआ कि जलाल खान भी मौजूद है, शेर शाह भी मौजूद है, और आपके बहार खान रूहानी भी है। तो अचानक एक शेर आ जाता है इसके सामने, और उसी शेर से एक तो रक्षा करता है जलाल खान को, और दूसरा उस शेर को जो है मार गिराया शेर शाह सूरी। इसीलिए जो है इसको बहार खान रूहानी ने उपाधि दिया था शेर खां का। क्या उपाधि दिया था, इसका नाम तो शेर शाह है ना, लेकिन इसमें एक नया नाम जो जुड़ गया है, जो बहार खान रूहानी ने इसको बताया है, शेर खान का। ठीक है, शेर खां इसका नाम दिया गया, मतलब कि तुमने एकदम शेर को मार दिया। ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई है। इस प्रश्न को जो है बीपीएससी ने पूछा है पहले, ठीक है। तो जब हम आपको स्टोरी में बताते हैं तो मेरा कोशिश यही होता है कि उस स्टोरी में ही आप समझ जाइए कि कहां से जो है चेंजेस आ रहे हैं। तो उपाधि किसने दिया था, बहार खान रूहानी ने दिया था शेर खां की उपाधि। और बाद में आपने देखा होगा कि एक चित्र भी बहुत ही फेमस है, जिसमें एक शेर पर जो है बैठे हुए दिखाई देते हैं शेर खां। ठीक है, मारा तो मारा ही उसको, मतलब उस पर एक फतेह हासिल कर लिया एक शेर के ऊपर, जलाल खां को ही बचाया। हालांकि भले ही बहार खान रूहानी खुद ही नहीं बच पाए, आगे चल के तो मर गए, लेकिन उपाधि जो है इसी को दिया था। और इसीलिए दो नाम इनका, एक शेर खां और दूसरा शेर शाह सूरी के नाम से जो आप जानते हैं, शेर शाह सूरी। बचपन का नाम इसका क्या था। तो इधर रूहानियों के साथ इसका संबंध आपने देख लिया। अब देखिए इधर रूहानी धीरे धीरे समाप्त, क्योंकि शेर शाह सूरी जो है अब लीड करेगा। तो अब पूरे प्रदेश का, जौनपुर के हिस्से का और बिहार में सासाराम के हिस्से को जो है प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, शेर शाह। और उधर अब दिल्ली में जो है मुगल एम्पायर चल रहा है, समझ में आ रहा है तुमको, दिल्ली में मुगल चल रहा है आपका। इसी दरमियान क्या हुआ है कि बाबर के समय तक के था जो है आपका शेर शाह सूरी भी जो है वो उसी तरफ, और उसके बाद यहां जब आया है आपके सासाराम में तो शासक वहां हुमायूं बन गए। तो हुमायूं एक तो चुनार को जीता, फिर आपका जो है बंगाल जीतने जो है चला गया। और इसी बीच में ध्यान से याद रखिएगा दो बड़ा बदलाव है। 1534 याद रखना है, एक स्थिति है आपको 1534। और बंगाल में एक जगह है, उस समय बंगाल में इस मुंगेर का जो हिस्सा दिख रहा है ना, वो मुंगेर तक के बंगाल के कब्जे में बिहार है। इसका नाम है सूरजगढ़ा। ठीक है, 1534 में जो है एक तरफ आपके शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी के साथ साथ में पूरा बंगाल का जो मिलिट्री पावर है ना, मतलब बंगाल का जो सेना है, दोनों के बीच में एक लड़ाई हुआ। और इसमें जो है शेर शाह सूरी का जो है जीत हुआ। किसका विजय हुआ, शेर शाह का जीत हुआ। और इसी जीत के बाद जो है अब समझिए कि बिहार में जो है
ये जो पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र दिखेगा सम्मिलित आपका कुछ बंगाल के क्षेत्र भी, वो सब शामिल हो जाएगा। देखिए ये जो मुंगेर है ये बंगाल के तरफ था, और इसी अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये मुंगेर और जो लखीसराय जिला है यही पूरा प्रदेश जो था वो सूरजगढ़ था उस समय, लेकिन बंगाल के राजा के हाथ में था तो लड़ना पड़ा यहीं पर। तो इधर देखिएगा कि 1534, कब बोला हमने, 1534 में शेर शाह सूरी ने बंगाल के मिलिट्री को हरा करके और ये सूरजगढ़ के जो युद्ध है इसमें जीता था। और अब समझिए कि ये भी संपूर्ण तरीके से इधर जो सासाराम तो आपको पहले से दिख ही रहा है, और इधर जो आपको जौनपुर है ये भी आपका शामिल ही है, ये पूरा जो है आपका मिला लिया गया इसके माध्यम से 1500। तो एक जो सवाल बनता है यहां से वो यही है कि 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल की जो मिलिट्री है, बंगाल की सेना को शेर शाह सूरी ने हराया था। कब? 1534 में किसको हराया? बंगाल की सेना को। अब 1534 की अगर बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि मुगल शासक अब कौन रहेगा? हुमायूं बन गया ना। अब बाबर तो 1530 में मर गया, तो हुमायूं जो है इधर 2 बार उसका आक्रमण हुआ है चुनार पर। आपने देखा होगा चुनार के किला एक बार हारा भी, एक बार दूसरी बार जीता भी, और आगे चल करके वो कोशिश करेगा कि पूरा बंगाल को जीत ले। तो अब समझिए कि बंगाल के कुछ प्रदेश तो भाई यहां सासाराम के हिस्से में भी है कि नहीं है? अरे सासाराम के हिस्से में अब तो शामिल कर लिया 1534 से ही। तो अगर हुमायूं बंगाल पर भी आक्रमण करता है तो कहीं ना कहीं जो है शेर शाह सूरी को तकलीफ होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें ही शामिल है। और इसीलिए अब डायरेक्ट नहीं, एकदम इनडायरेक्ट तरीके से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गया है, एक तरफ हुमायूं और एक तरफ, हालांकि दोनों के बीच में जो है आपसी संबंध को ठीक किया जाए इसके लिए कई बार बातचीत हुआ, कहा गया कि आपको यह प्रदेश हम दे देते हैं, केवल यहीं का मालिक रखिए, लेकिन शेर शाह सूरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो दिमाग में इस बात को सेट कर लिया था जो है आपका चंदेरी की लड़ाई में ही, कि अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो बहुत जल्द हम भारत से मुगलों को समाप्त कर देंगे। और समझो उसी की सेना में रह करके और उसी को कह दिया कि उसी को मतलब एक तरीके से चैलेंज कर दिया कि हम मुगलों, क्योंकि उसको ऐसा मानना था कि मुगलों के पास बहुत अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है, ये सब कमाल है पता है किसका? जौनपुर में पढ़ाई करने का। समझ में आया? ये सब कमाल का। अगर वो जौनपुर में पढ़ाई नहीं किया होता तो जलाल खां का ट्यूटर नियुक्त नहीं होता। समझ में आ रहा है? और नियुक्त नहीं होता उसके अंदर ये बुद्धि नहीं आता कि कैसे राजा बना जाता है। राजा बनने के लिए जो रहमो करम इन लोगों को करना पड़े सबके लिए लोग तैयार रहेगा। ठीक है, अब समझिए कि शेर शाह की जीत हुई और इस समय हुमायूं जो है और शेर शाह जो है दूसरे के जो है विपक्षी बन चुके हैं। और ध्यान से समझिएगा 1539 के समय में बंगाल के लिए एक अभियान चलाना चाह रहे हैं हुमायूं। कौन चलाना चाह रहा है? मतलब दिल्ली से जो है बंगाल आएगा, बंगाल जीतने के यहां पर उम्मीद लेकर के जो है आपका हुमायूं, और वापस लौटने के क्रम में जब आप देखिएगा भारत के मैप में तो आप देखोगे कि बंगाल से अगर ये दिल्ली जाएगा तो ऐसे जाएगा, यहां आपका दिल्ली है, यहां बंगाल है, तो यहां जब वापस जाएगा तो बिहार को पार करते ही तो जाएगा। तो बिहार के बक्सर जिला में एक जगह है जिसका नाम है चौसा। बात समझ में आ रहा है? तो बंगाल से सेना जो है वो बिहार से होते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है हुमायूं का, और पहले से ही एकदम तैयार था शेर शाह सूरी, एकदम पहले से तैयार कि बंगाल लड़ने आ रहा है, बंगाल लड़ेगा, इसका सेना थोड़ा कमजोर होगा। बात समझ में आ रहा है? कहीं पर युद्ध जो पहली बार में करे खा पी करके तो थोड़ा ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा ना। अब युद्ध करके कोई वापस लौट रहा है, मतलब क्रिकेट खेलने गए सुबह से लेकर शाम तक आप खेलें, पता चला कि शाम को एक और मैच खेलना है, तो आपका वो एनर्जी थोड़े रहेगा। तो दूसरा वाला जीत भी सकता है आपसे कि अगर वो एनर्जी आप सुबह तो खूब प्रोटीन पाउडर ग्लूकोज और सब कुछ चढ़ा हुआ है तो ताकत थोड़ा अधिक है। और उसके बाद इस समय शेर शाह सूरी एकदम तैयार है कि हाँ यहां से जब वापस जाएगा तो कैसे जाएगा? बिहार से होते हुए ही जाएगा। और वापस जाने के क्रम में 26 जून 1539, इस तिथि को एकदम याद रखना है आपको। 26 जून 1500, जगह है चौसा। कहा बोला हमने? वर्तमान बिहार का बक्सर जिला। कौन सा जिला? अब एक तरफ शेर शाह सूरी, किसका नाम लिया हमने? शेर शाह सूरी, और एक तरफ आपके जो है मुगल शासक हुमायूं। दोनों के बीच में एकदम जबरदस्त जंग होने वाला है। जो लोग बक्सर गए होंगे तो इस पूरे मैदान में ना बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया है और उसमें प्रॉपर इस डेट को मेंशन करके पूरी कहानी लिखी हुई है। 26 जून 1539, शेर शाह सूरी और एक तरफ हुमायूं,
दोनों के बीच में एक जबरदस्त जंग, जबरदस्त घमासान, जबरदस्त लड़ाई, और इस अटैक के बाद जो है शेर शाह सूरी की जीत होती है। किसकी जीत होती है? जीता कौन? तो इसके विषय में तो पहले से तैयार ही नहीं था हुमायूं, और इसमें जीतता कौन है? शेर शाह सूरी। लेकिन हुमायूं अभी तक मरा नहीं है और अपने दिल्ली को छोड़ा नहीं है उसने, मतलब ऐसा भी हार नहीं हो गया कि मतलब दिल्ली छोड़ करके चला गया। अभी यहां से भाग करके दोबारा वो दिल्ली पहुंचा है और अभी भी वो शासक बना हुआ है ना, शासक बना हुआ है। ठीक 1 साल के बाद फिर से 1540 में, तो थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है कि नहीं? हाँ, 1539 में कौन जीता? शेर शाह। यह युद्ध कहां पर हुआ था? चौसा, वर्तमान बिहार के कौन से जिला में? तिथि क्या है? 26 जून 1500। शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। जीत किसकी हुई? शेर शाह सूरी का। और यहां से हुमायूं जो है दोबारा पहुंचे दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद 1540 में पुनः वो जो है तैयार हुए और उसको लगने लगा कि अब जो है एकदम नाक में दम करके रखा है शेर शाह सूरी, अब तो इसको एकदम हराना पड़ेगा। और 1540 में फिर से एक बार जो है उत्तर प्रदेश का कन्नौज, कहां बोला हमने? उत्तर प्रदेश का कन्नौज। कन्नौज इसी को कहते हैं बिलग्राम भी, ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और फिर से एक तरफ से शेर शाह और एक तरफ से हुमायूं, एक तरफ से शेर शाह और एक तरफ से हुमायूं। अब शेर शाह एकदम पूरा पहले से ये भी तैयार है, ऐसा नहीं कि ये मतलब पीछे हटने वाला। दोनों के बीच में एकदम जबरदस्त जंग, और इस बार हुमायूं की स्थिति इतनी कमजोर है कि अब एकदम हुमायूं एकदम मरने की स्थिति में आ गया है। मतलब युद्ध ऐसा जबरदस्त था, हुमायूं एकदम से मरने की स्थिति में है। किसी प्रकार से ये जान बचाते हुए जो है और उस पूरे प्रदेश को छोड़ करके भारत के एकदम पश्चिम के हिस्से में चला गया। हिंदुकुश पर्वत का क्षेत्र देख रहे हो ना, मतलब समझ लो कि एकदम दिल्ली छोड़ दिया और हुमायूं एकदम जो है अब भारत ही छोड़ दिया, ये समझ लीजिए। बस यहाँ किसी प्रकार से शरण लिए हुए दूसरे राजा के यहाँ, राजा के यहाँ जाकर के केवल शरण लिए हुए कि बस हमको जिंदा रखो। अब जो है यही 1540 के कन्नौज या बिलग्राम के लड़ाई के बाद जो है पूरा दिल्ली चूंकि खाली हो चुका है, तो इसी समय हमने कहा कि 1540 में मुगलों की शासन व्यवस्था, मुगल एम्पायर को रोक दिया गया और एक नया डायनेस्टी बना, जिसी को क्या कहते हो? क्या बोलते हो? तो इसके संस्थापक कौन रहे? शेर शाह। अब 1540 है। अब देखिए शेर शाह सूरी शुरुआती दौर में देखा जाए तो जो रूल कर रहा है वो सासाराम का क्षेत्र को कर रहा है। तो सासाराम तो बिहार का हिस्सा है, तो सबसे प्रिय क्षेत्रों में उसका यही सासाराम का रहा। इसलिए आपने यह भी देखा होगा कि उसका मकबरा भी जो बना हुआ है सासाराम में, कहां बना हुआ है? और शेर शाह सूरी ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने मरने से पहले उसने अपना मकबरा का निर्माण खुद शुरू करवाया था। मकबरा क्या होता है? जो समाधि है वो, तो जैसे कोई व्यक्ति जब मर जाए तो वही उसका मकबरा, जहां पे दफनाया गया है उसी को क्या कहते हैं? मकबरा कहते हैं। तो कोई राजा जनरली जो होता है अपने मरने के बाद जब वो मर जाता है तो अगला शासक उसका मकबरा बनाते हैं। लेकिन शेर शाह सूरी जो इस बात को तो जानते थे, सबको ही जानता है वैसे तो, लेकिन इस मतलब एक सत्य को वो एक्सेप्ट कर रहा है और कह रहा है कि जब हम मरेंगे तो हमको सासाराम में ही दफनाया जाए, और इसीलिए मरने से पहले ही अपना मकबरा बनाया। शुरुआत किया था बनाना शेर शाह सूरी ने, हालांकि इसका जो बेटा है इस्लाम शाह, उसने इसको पूरा करवाया था। अब जब पूरा नहीं हो रहा है, मतलब बनने के क्रम में, और मर गए, तो पूरा तो कोई अगला शासक ही कराएगा। तो ये 2 पॉइंट इसमें यह भी याद रखना, शेर शाह सूरी का मकबरा कहां है? शेर शाह सूरी के मकबरा को बनाया किसने है? खुद शेर शाह ने ही बनाया। जैसे कहते हैं ना कि मरने से पहले ही अपना कब्र खोदना, बात समझ में आ रहा है? अब ये नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में सोचना है। क्यों ऐसा कह रहा है? वो ऐसा क्यों शुरू किया? क्योंकि उसको सबसे पसंदीदा जगह में से एक था सासाराम, और इसीलिए जब ब्रिटिश आए भारत में, तो ब्रिटिश आने के बाद जो है इस मकबरा को पता है क्या कहा उसने? इसको दूसरा ताजमहल कहा है। पूरे बिहार का ताजमहल कहा गया है आपका जो है ये सासाराम में जो इसका मकबरा है शेर शाह सूरी का, तो क्या कहा? दूसरा ताजमहल। तो 1540 और इस समय जब सूरी डायनेस्टी आता है, सूरी वंश आता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है, अब खास करके जब तक शेर शाह सूरी है 1540 से 1545 तक, 1540 से 1545 केवल 5-6 वर्ष ही रहेंगे ये शेर शाह। समझ में आया? 1540 से 1500
इस समय बिहार में बहुत सारा चेंज किया जाएगा और इसीलिए बिहार स्पेशल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 1-2 साल के बाद अल्टरनेटिव तौर पर शेर शाह सूरी से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो क्या क्या बदलाव किया, जरा ध्यान से देखिएगा। 1540 से 1500 कितना, मात्र 5-6 साल ही रहा ना। ये जो बंगाल का हिस्सा आपको दिखता है यहां, बंगाल से लेकर के पेशावर तक, जो पाकिस्तान का हिस्सा आपको दिखता है अभी, बंगाल से लेकर के कहां तक, बंगाल से लेकर के पेशावर तक जो है इसने एक सड़क का निर्माण कराया है। अब सोच लीजिए कितना लंबा सड़क होगा। अभी जो फिलहाल आप नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 पढ़ते हो, है ना, NH1 और NH2, जो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, ये दोनों रोड जो है उस समय किसका हिस्सा था, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया रोड। बंगाल से लेकर के कहां तक, पेशावर तक जो है सड़क का निर्माण कराया। हालांकि कुछ निर्माण पहले भी थे, इसका मरम्मत भी इसने कराया। अभी की भी जो सरकार होती है ना, 5 साल में उसका मरम्मत ठीक से नहीं हो पाता है। जो इतना जो GT रोड के नाम से जो आप जानते हो, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, कोई सरकार अभी तक ऐसा नहीं रहा जो एक बार के कार्यकाल में ये पूरा को मरम्मत भी करवा सके। सोचो इतने बड़े रोड को, सड़क का निर्माण कराने में कितना समय लगा होगा और कितना मेहनत लगा होगा, जबकि उस समय तो JCB भी नहीं था। अरे उस समय तो ये भी नहीं है ना, उसमें तो भाई मतलब जो मजदूर है वही जो है मिट्टी को उठा उठा करके रोड पर डाल रहा है। बंगाल से लेकर के पेशावर, और इतने बड़े सड़क का निर्माण चूंकि इन्होंने कराया था, इसीलिए इनको सड़के आजम के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? तो शेर शाह ने बंगाल से लेकर कहां तक, बंगाल से पेशावर तक जो है सड़क का निर्माण करा, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सड़के आजम। बाद में जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने इसको GT रोड नाम दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या बोला इसको, GT रोड। GT, देखो अंग्रेज ऐसा नहीं था कि भारतीय शासकों को एनालिसिस नहीं करता था, बहुत अच्छे से देखता था कि कौन शासक कैसे अपने शासन व्यवस्था को चलाया, और सबसे ज्यादा प्रभावी उसको एंसेंट वाले लोग लगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, आपके जो है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन ऐसे ही थोड़े कहा गया था, उसको तो सब बाद में कहा गया। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का। तो नेपोलियन तो खुद मॉडर्न टाइम पर था और समुद्रगुप्त तो एंसेंट टाइम पर था। तो कैसे कहा गया होगा, इस बात को कभी कल्पना करिए। जैसे अगर मान लीजिए कि महात्मा गांधी को यह कहा गया होगा कि उसका चेहरा आपके तरह मिलता है, तो आप तो उस समय थे ही नहीं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। अरे नेपोलियन खुद पैदा हुआ है आधुनिक इतिहास में और समुद्रगुप्त रहा है खुद प्राचीन में, तो ये सब कैसे संभव हो सकता है। तो इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि ये सब बातें भी जो कही गई है एकदम मॉडर्न टाइम पे एनालिसिस करके कि राजा कौन कैसा रहा होगा। अब कहीं ना कहीं यूरोप का भी थोड़ा सा छाप इसमें छोड़ रहा है, वो तुलना कर रहा है नेपोलियन से समुद्रगुप्त का। ऐसा भी कहा जा सकता था नेपोलियन को ही कि तुम जो है समुद्रगुप्त की तरह हो, लेकिन चूंकि वो जो राइटर है वो यूरोपियन राइटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे 2 लाइन होता है, जैसे एक तो ये कि आपका चेहरा आपके पिताजी की तरह मिलता है, पहला लाइन। दूसरा लाइन, आपके पिताजी का चेहरा आपके तरह मिलता है। लाइन दोनों सही है, अगर इस स्टेटमेंट में कहा जाए तो लाइन दोनों सही है, लेकिन जो पहला है वो ज्यादा सटीक है। आपका फेस जो है आपके पिताजी की तरह मिलता है, क्योंकि पहले पिताजी रहे तभी तो आप आए ना। ऐसा तो है नहीं कि दोनों मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे बात को समझ रहे तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहेंगे भाई। नेपोलियन को जाकर के कहो कि तुम भारत का समुद्रगुप्त की तरह हो, लेकिन चूंकि वो राइटर यूरोप का है तो इसलिए कह रहा है कि नहीं नहीं उसके तरह तुम थे, ये कह दिया। तो रीजन यही है, कारण यही कि अंग्रेज हमारे देश में आए तो बहुत चीजों को एनालिसिस किया कि कौन राजा कितना प्रभावी था, और एंसेंट वाले ही सबसे ज्यादा प्रभावी दिखे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से क्या सीख ले रहा है अंग्रेज कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन तो भारत पाकिस्तान वर्तमान है ही, अफगानिस्तान इधर बांग्लादेश नेपाल सब सम्मिलित है, और हम भारत नहीं ठीक से जीत पा रहे हैं। अंग्रेज ये सोच रहा है कि हम ठीक से भारत नहीं जीत पा रहे, तो उसका स्ट्रेटजी भी यही उसी आधार पर था जैसे पहले एंसेंट में राजा। तो यहां पर अंग्रेज जब आते हैं तब इसका नाम जो है GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड इसका नाम रखता है। ठीक है, रोड रखा गया कहां से कहां तक, बंगाल से लेकर के, और इसीलिए इनको क्या कहा गया, सड़के आजम। क्या कहा गया, सड़के
अब देखिए ये इस विषय में भी सोच रहे हैं शेरशाह सूरी। 5 साल में एडमिनिस्ट्रेशन को इतना बदल दिया कि लग रहा है 15-20 साल होता, अगर मतलब 15 साल 20 साल रह रहे होते तो खास करके ये जो बिहार का जो क्षेत्र दिखता है ना पूरा, इसमें तो मतलब बहुत डेवलपमेंट। उतना पहले क्या क्या कल्पना किया, जरा ध्यान से देखिए। एक तो इसने जो सड़क का निर्माण किया है, इस पूरे सड़क को क्या देखा कि इस क्षेत्र में जो भी प्रदेश अगर है जहां पे भी सड़क जा रहा है, यहां से यहां तक जो है हम जो है पत्र को भिजवा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? पोस्टल पोस्टल सुविधाएं हम दे सकते हैं। अब देखिए ये जो सड़क है आपके बंगाल से लेकर के पेशावर तक, इसके किनारे जो है, जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए इसको दूरी तय करना है, ठीक है, अपना यातायात कर रहा है, दूरी तय करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में बंगाल से बैठा और गाड़ी लेकर के, मतलब जो इनका अपना घोड़ा गाड़ी है जो भी, यहां से घोड़ा से बैठा, ऐसा तो है नहीं कि पेशावर तक एक ही बार में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना। यहां से लेकर के पेशावर तक तो एक साथ में नहीं जा सकता है, कई दिन लग जाते हैं। इसीलिए शेरशाह सूरी ने क्या करवाया कि प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक गेस्ट हाउस यानी सराय का निर्माण करा दिया। समझ में आ रहा है? मतलब कोई व्यक्ति अगर इस दूरी को तय कर रहा है, थक गया, तो वहां जाकर के वो आराम कर सकता है। गेस्ट हाउस, समझ में आ रहा है आपको? मतलब रुकने के लिए इसमें जो है इन्हीं सड़क के किनारे प्रत्येक 3 किलोमीटर पर। तुमको कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है? प्रत्येक 3 किलोमीटर, इसको बोलते हैं एक कोस। क्या बोलते हैं इसको? 3 किलोमीटर में ही एक कोस होता है ना। तो उस समय जो किलोमीटर में उस समय डिस्टेंस जो है माफ करके नहीं बोल रहे, बोले हर एक कोस पर, प्रत्येक कोस पर जो है इन्होंने जो है सराय का निर्माण कराया है, यानी इसको बोलते हैं गेस्ट हाउस, ताकि यहां पर लोग रुक सके। तो सुविधाओं के बारे में काफी सोचा गया। अब इन्होंने क्या सोचा है, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी पोस्टल सर्विस या किसी को कोई है ना सूचना पहुंचाना होता था, तो सूचना पहुंचाने के क्रम में उस व्यक्ति को खुद जाने की जरूरत पड़ती थी। आपको अगर कहीं किसी को कुछ बताना है तो आपके लिए कोई अलग से सुविधा, जैसे अभी क्या है, अब तो खैर पोस्टल सुविधा भी कम गया, ईमेल का अब जो है जमाना आ गया है ना। पहले पत्र वाला होता था कि आपने पत्र लिखा, फिर आपने उसको है ना पोस्ट ऑफिस में डाला। अभी भी जो सरकारी काम होता है बहुत सारे उससे होते हैं, फिर उसको पहुंचा 2-3 दिन में। लेकिन अभी तो मेल का सर्विस चालू हो गया कि मेल किया आपने और 1 मिनट में जो है आपके जो भी बताना चाह रहे हैं वो है ना। सबको फोन नहीं कर, डीएम को करना है तो डीएम को मेल ही करोगे ना आप, या कोई बड़े अधिकारी को तो मेल करोगे आप। ऐसा तो है नहीं कि वो आपके लिए फ्री बैठे हुए। तो अब तो मेल का ये हो गया। लेकिन उस समय जो है यही गेस्ट हाउस के सहारे उसने क्या किया कि चूंकि प्रत्येक 3 किलोमीटर पर ये गेस्ट हाउस बना हुआ है, तो किसी को अगर कोई पोस्टल सर्विस चाहिए, कोई पत्र को भिजवाना है, तो यहां से यहां तक जो लोग दूरी तय कर रहे हैं, एक ने यहां पहुंचा दिया, फिर आगे यहां से कोई जा रहा है तो यहां पहुंचा दिया। जो यातायात चल रहा है लगातार, तो पत्र को आपने अगर बंगाल में छोड़ा है तो वो पेशावर तक पहुंच सकता है। इस सराय से, इस गेस्ट हाउस से उस गेस्ट हाउस तक जो लोग जा रहे हैं, उसके लिए व्यक्ति नियुक्त है और वो जाकर के वहां जो है पहुंचा दिया। तो जो आपके पत्र विभाग कहिए या फिर जो पत्र है, इसकी जो शुरुआत कहिए या इसका प्रचलन, ठीक है, पत्राचार का प्रचलन, ठीक है, पोस्टल सर्विस किसने किया है? शेरशाह। अब एक रोड बनने से 3 काम हो रहा है, समझ में आ रहा है? एक तो सड़क बना तो लोग यातायात में आसानी मिल गया, दूसरा गेस्ट हाउस से लोग आराम भी कर सकते हैं, और इसी गेस्ट हाउस के सहारे जो है इसने पोस्टल सर्विस को भी शुरू कर दिया। जिस समय ये सारा व्यवस्था किया जा रहा है उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सोचिए अगर मान लीजिए कि आपके रिश्तेदार कोई बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पर पत्र जो है ले करके जाने की जरूरत नहीं है, वो पत्र जो है पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पे एक पर्सन रहेंगे जो इस सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो शेरशाह सूरी के समय में, अच्छा, जितने भी गेस्ट हाउस रहते थे, इस प्रत्येक गेस्ट हाउस में एक कमरा जो है रिजर्व रहता था शेरशाह सूरी के लिए। मान लीजिए राजा उस सड़क से गुजर रहे हैं, उस रोड से गुजर रहे हैं, अगर उनको जरूरत हुआ तो वहां पर विश्राम कर सकते। प्रत्येक गेस्ट हाउस में एक कमरा रिजर्व रहता था शेरशाह सूरी के लिए। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इस पूरे प्रदेश में रुपए का प्रचलन, जो आप रुपया देखते हो अभी है ना, जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, वो किसके द्वारा चलाया गया है? शेरशाह सूरी। अब उस समय एक तो एक टोकन के रूप में था, मतलब कि कोई सिक्का है और उस सिक्का को समझिए कि कहा जा रहा है रुपए, ठीक है। उस समय ऐसे इसको लिखेंगे रुपया, रुपया, अभी वाला रूपी नहीं लिख करके रुपया कहेंगे। तो
तो किसने शुरू कराया इसको? रुपए का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी। प्रदेश को लगातार जीतते जा रहा था और भी जो है अभी जो है सूर्य वंश मजबूत ही हो रहा था। अब देखिए कुछ और परिवर्तन। एक तो इनका जो मकबरा है इससे संबंधित जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। वर्तमान बिहार के कौन सा जिला है? वर्तमान बिहार का रोहतास जिला। अब यहां से जो बनेगा आपका सवाल कि अपने मकबरे का निर्माण इन्होंने स्वयं शुरू किया है। अपने मकबरे का निर्माण खुद इन्होंने करवाया है, जबकि इसको पूरा किसने किया है? पूरा इसको किया इसका बेटा जिसका नाम है इस्लाम सूरी। क्या नाम है? इस्लाम। तो मॉडर्न टाइम पर जो है इसी मकबरे को कहा गया है बिहार का ताजमहल। इसी मकबरे को क्या कहा गया है? बिहार का ताजमहल। बिहार का कितने लोग देखे हैं इस ताजमहल को? कुछ कोई? ओके। फोटो में कोई बात नहीं, आप जा नहीं सकते तो फोटो में भी देख सकते हैं, और अगर आप नजदीक है तो जाकर के घूम लाइए। और यही घूमने का तो जगह है, जितना भी मतलब ऐतिहासिक जगह आप जाएंगे नहीं, ठीक है, और बाकी जगह पर घूमने का बस गोवा जाना है घूमने बिहार तो घूमे नहीं ठीक से। 1545 कब बता रहे? 1545 में जो है कालिंजर का किला जीतने के लिए गए थे शेरशाह सूरी। कालिंजर 1545। और 1545 में जब कालिंजर जीतने के लिए गया तो कालिंजर में जो किला यहाँ का उसका जो बाहर का दीवार था वो बड़ा मजबूत था। इसका मतलब खुद चाहेगा कोई भी राजा कि हमारा प्रदेश जो है सबसे बड़ा हो जाए, जितना जो है शामिल हो अलग अलग जितने भी एम्पायर है। 1545 में कालिंजर में, कहा बोला हमने? कालिंजर में जो है यहां पर कालिंजर के किला को जीतने के लिए गया। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो दिखता है आपको, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र को भी अब बिहार में शामिल करने को लेकर के तो कालिंजर जीतने गया। और उस समय हुआ क्या कि कालिंजर का जो बाहरी दीवार था, दुर्ग जो था, बहुत मजबूत था। अब कालिंजर भी पहले से हर तरीके से संपन्न है, मतलब एक तो यहाँ पे है ना हर तरीके से प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है, तो ये इसका लगातार ये कोशिश था कि कालिंजर को मिलाया जाए। तो कालिंजर का जो दीवार है वो दीवार बहुत मजबूत था, तो इसलिए इसको लेकर के शेरशाह सूरी खूब जो है गोला बारूद लेकर के गया था, क्योंकि दीवार तोड़ने का जो इसके पास जो इसको लग रहा था कि तोड़ा कैसे जाए, तो गोला बारूद लेकर के गया और खूब बारूद को एकदम खजाना को सजा करके और इस पर प्रहार करने का जो है बात शुरू हुआ। तो प्रहार जब शुरू हुआ तो कई बारूद चले। एक बार क्या हो कि बारूद का जब गोला जो होता है भरा गया और जा करके वो जो है दीवार पे जब छोड़ा गया तो यही जो है यहां टकरा करके और वापस लौट गया ये गोला। बात समझ में आ रही है? उसको उड़ाने के लिए गया और वही अब नेतृत्व तो कर रहे हैं भाई शेरशाह सूरी, एकदम लगे रहो, दाईं तरफ मोर्चा संभालो। हॉलीवुड मूवी नहीं देखो, बाईं तरफ से मोर्चा संभालो, यहां से सेना आने ना पाए, एकदम हर एक साथ में एकदम से गोला बरसाना शुरू किया गया और यहां से टकरा करके जो है दोबारा लौट गया इसी के बारूद के खजाना पर। और जब लौटा तो एक साथ पूरा खजाना ही ब्लास्ट हो गया इसका। अब इसमें जितना इसका सैनिक है और साथ साथ में शेरशाह सूरी है, एक साथ सब ब्लास्ट हुए। एकदम शेरशाह सूरी का जो स्थिति एकदम गंभीर है। अब जाहिर सी बात है कि जो सेना मरा है या मर रहा है या स्थिति घायल है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो कि राजा को बचाओ। तो राजा के पास हाँ वेंटिलेटर तुम ही पहुंचाए थे जाकर के, कह रहा है वेंटिलेटर ले जाया गया तो शेरशाह सूरी एकदम से मरने बचने वाला स्थिति में है, मतलब समझ रहे हो, ठीक से आवाज भी नहीं निकल रहा है, लग रहा है तो मतलब पूरा झुलस गया है ना, जैसे उसको सदमा नहीं चलो यहाँ सदमा आ रहा है का महिला है, इधर राजा लोग को जल्दी सदमा नहीं आता है सदमा ज्यादा महिला को आता है। हमने देखा कि किसी घर में आग लग गया, तो घर में आग लगा तो महिला को बताना चाहिए बाहर आके, उससे आवाज ही नहीं निकल रहा है बाहर आके बोले क्या हुआ समझ में आ रहा है, आवाज ही नहीं निकल रहा है। अच्छा कोई व्यक्ति अगर तो मान लो कि बहुत बीमार है या मरने वाली स्थिति में,
तो महिला से कभी मत पूछो। जैसे हुआ क्या कि हॉस्पिटल में जैसे कोई व्यक्ति जो है वो मतलब वहां पे भर्ती था, तो उसके घर वाले देखने गए, तो महिलाएं भी गए देखने के लिए कि भाई कैसी स्थिति है। तब वहां जैसे जाहिर सी बात है, कोई अगर वेंटिलेटर पर है तो उसको खाना कोई और खिला रहा है, मतलब ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, पानी भी पिलाया जा रहा है, सब चीजें तो चलती ही रहती है। अब महिला से पूछा गया, घर वाले पूछ रहे कि कैसे हैं चाचा जी, तब बता रहे खाना नहीं खा पा रहे, एकदम ऐसी स्थिति उत्पन्न करते, अभी 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 मरने वाले हैं एकदम। जाके दोबारा देखा कि अरे ठीक तो है, खाना तो खा रहे हैं। अब है वेंटिलेटर पर, तो अब थोड़ी ये सोचिएगा कि भाई रसगुल्ला भी खाएं, समोसा भी खाएं, तो मतलब ऐसी स्थिति रहेगी ना। तो महिलाओं से तो ये सब कभी मत पूछे, नहीं तो पता चला कि थोड़ा सा हाथ में चोट क्या लगा, बोला एकदम हाथ में टूट गया, कहीं पैरे टूट गया, बहुत मार मार। तो ऐसी स्थिति महिलाएं थोड़ा सा ज्यादा उत्पन्न करती है। बड़ी सीख दे गए। तो यहां पर शेष और सूर्य की स्थिति कैसी है, मतलब मरने की स्थिति में एकदम, जिसको कहते हैं बिहार में एकदम मरे बच्चे, समझ गया कि नहीं। लेकिन अभी भी शेरशाह सूरी को जब कैंप में ले जाया गया, तो शेरशाह सूरी पता है क्या कह रहा है कि तुम लोग मेरा फिक्र मत करो, हमने यह सपना देखा है कि अपने मरने से पहले ये जो कालिंजर है वो कालिंजर सूरी डायनेस्टी में यानी सूर्यों का होगा। बात समझ में आ रहा है। एकदम से मरने की स्थिति में, चारों तरफ उसके सेना लगे हुए सेवा में, पूरा पूरा शरीर पर हल्दी लगाया जा रहा है कि जख्म जल्दी से जल्दी भरे। लेकिन मरने के दरमियान भी शेरशाह सूरी क्या कह रहा है इस बात को कि मेरे से मरने से पहले, हमने सपना देखा इस बात का कि मरने से पहले कालिंजर को जो है वो हिस्सा बनाया जाए सूर्यों का। और तभी एक तरफ जितने लोग शामिल है सेना में, कह रहा है मेरा फिक्र मत करो, एक दो लोग यहां पर रहो, बाकी सब जब जाए लड़ने के लिए जाओ। तब मरने की स्थिति है लेकिन लड़ने में बाज नहीं आ रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ठीक ऐसा ही हुआ, इसी समय जो है वो कालिंजर को तो मिला लिया गया, लेकिन उसी एक दो दिन में जो है शेरशाह सूरी जो है अपना अंतिम सांस लिया। कालिंजर तो शामिल हो गया, लेकिन शेरशाह सूरी का मृत्यु भी जो है इसी कालिंजर के किला के जीतने के क्रम में ही हुआ था। कालिंजर तो रहा, अभी भी है ये प्रदेश, लेकिन अब शेरशाह सूरी, मतलब राजा लोगों को अभी वाला बाबा के से मुलाकात करवाना चाहिए था। जो लोग ये नहीं बताते क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। मरने से पहले भी इन लोगों को लग रहा है कि ये तो शामिल होना ही चाहिए, ये तो मगध का हिस्सा बनना ही चाहिए, ये तो है ना तुर्की सत्ता का हिस्सा बनना ही चाहिए, मुगलों का हिस्सा, सूर्यों का हिस्सा बन, जितने भी शासक रहे सभी। तभी तो दो धर्मों का जो है उत्थान हमने बताया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसमें तो सीधा कहता है, जैन धर्म क्या कहता है कि तुम मनुष्य, तुमको अगर जो जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, तुम्हारे पाप की वजह से तुमको मिला है। समझ में आ रहा है। और ये क्रम बार बार चलते रहेगा, आए 80 वर्ष के लिए जिए, फिर मरोगे और फिर तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये जीवन मरण से हमेशा के मुक्ति के लिए उन्होंने बताया है कि संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दो, और एकदम हमेशा के लिए जीवन मरण से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अब एकदम ऊपर से देखोगे ये लोग कैसे कैसे जी रहा है, रह रहा है, कहां रसिया यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है, एकदम ऊपर से देखोगे। और कोई समस्या नहीं है वहां पे। तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े एम्पायर को छोड़ दिया ना। ये जो पटना का क्षेत्र है, पटना के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया था शेरशाह सूरी ने। इसने राजधानी को जो है, राजधानी को पटना बनाया। और इवन की इस बात को समझिएगा, जो पहले नाम पाटलिपुत्र है उससे पटना भी जो हुआ है वो शेरशाह सूरी ने किया है। पहले तो हम पाटलिपुत्र कह रहे थे ना, तो ये जो सीक्वेंस हमने कहा कि पहले जिसको पाटलिपुत्र कह रहे हो, इसी पाटलिपुत्र को क्या बोला हमने, पटना कहना जो शुरू किया है, किसने किया है, शेरशाह। और पटना को राजधानी किसने किया, बनाया, शेरशाह। तो एक तो ऐसा सवाल भी बन जाता है कई बार कि पटना की स्थापना किसने किया था। जब हम एंसेंट टाइम पर आपको पढ़ा रहे थे आज ये उदयन के बारे में, तो एक बच्चे का जो है क्वेश्चन आया था मेरे पास इसी पर्चे में लिख करके कि सर पटना की स्थापना तो शेरशाह सूरी ने कराया था। अब ये समझ में आ रहा है बात। पाटलिपुत्र अगर लिखा हुआ रहेगा, पाटलिपुत्र नगर लिखा रहेगा तो उत्तर उदयन हो जाएगा। अब पाटलिपुत्र से पटना कहने वाला जो है कौन है, शेरशाह। और यही पटना जो है वो आपका राजधानी भी रहेगा। यहीं पर आपका जो है रुपये का प्रचलन, जिसका इस्तेमाल अभी भी करते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि बंगाल से लेकर के, तो अब जो है लिखने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। कहानी समझ में आ गया ना। हाँ अब बताओ।
हाँ, चंदेरी का जो लड़ाई हुआ है, चंदेरी के लड़ाई में, क्योंकि इनके पिताजी जो हसन खां है, लोदियों ने बाहर किया ना। लोदियों ने जब लोदियों का साम्राज्य खत्म हो गया, तो इनके पिताजी जो हसन खां थे वो नौकरी करने लगे मुगलों के दरबार में। तो धीरे धीरे वो भी जाकर के नौकरी किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ तो पढ़ाई करने गया। समझ में आया? संतुष्ट नहीं हुआ तो, क्योंकि छोटा मोटा नौकरी मिलेगा ना, बहुत बड़ा तो मिलेगा नहीं। सेना है तो सेना में शामिल कोई बड़ा नौकरी तो होता नहीं है। सेना में नियुक्ति बड़ा मुश्किल थोड़े ना था उस समय। सेना में नियुक्ति सबसे आसान है, क्योंकि पता है कि मरना सबको है। जो आपके मध्यकाल में रहे हैं और प्राचीन समय में सेना में नियुक्त होना सबसे आसान था, क्योंकि पता है कि जाकर के अंततः करना क्या है, लड़ाई करना है। और लड़ाई मतलब एकदम जबरदस्त, ये 2 और 4 को जब भी कश्मीर में और इधर उधर होता है ऐसा नहीं। मतलब युद्ध हुआ तो मारे गए कम से कम लाखों के, हजारों के संख्या में। मतलब एक तरफ से निपटा तो पूरा निपट। आपने देखा कि लाखों में कत्लेआम मचा था जो आपका वहां कलिंग युद्ध में। तो 2-4 सेना थोड़े मरते थे, इसलिए सेना में जाना बड़ा कठिन होता था इन लोगों को। लिखने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। चलिए, कहां तक? लोधी तक आपने लिख लिया था क्या? चलो देखते हैं, बोल करके लिखवाएं। दोनों साथ साथ में है ना, दोनों साथ साथ में। बख्तियार खिलजी, तुम लोग को हिंदी बोल, अंग्रेजी वाला को नहीं बोले, ये तो गलत बात है। बोलेगे तो दोनों के लिए ना। बख्तियार खिलजी के बारे में लिखवाया, ये सब तो लिखवा ही दिए होंगे पहले, है ना। मुगल सूर्यवंश, चलो पहले सूर्यवंश को ही नोट डाउन कर लो, है ना। सबसे पहले सूर्य डायनेस्टी को कर लो, फिर मुगल के बारे में, चूंकि पूरा बात कंप्लीट अभी हम नहीं किए हैं, अभी तो हुमायूं तक ही पहुंचे है ना। हुमायूं के बाद अभी अकबर, औरंगजेब सब बचा हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले सूर्य डायनेस्टी आप लोग लिखिएगा। सूर्य क्या, नुहानी? सूरी और मुगल लिख लो साथ में, नुहानी, नुहानी का भी उसके बाद। अरे तो लोधी तक हुआ है ना, तो लोधी के बाद पहले इसी को ऐड कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। अगर मान लो मुगल हम शुरू भी करेंगे तो केवल हुमायूं हूं तो एक लाइन लिखवाएंगे ना। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अभी हमने पढ़ाया ही नहीं औरंगजेब के बारे में, समझ रहे? तो बच, इसको पहले कंप्लीट तो करो। मुगल लिखवा करके एक लाइन, फिर इसके बाद यही लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, क्या हुआ जी? लिखो लोधी डायनेस्टी। तुम लोग तो अलग भूख लगल रहता है, मतलब एक बार में तुमको लगता है कि तुम जैसे बताए वैसे ही लिखवा दीजिए। लिखो लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी एंड बिहार। पहला लाइन लिखना उसमें, पहला लाइन का, सिकंदर लोधी सेंट द आर्मी हेड, या लिखना मिलिट्री हेड, दरिया खान नुहानी। सिकंदर लोधी सेंट मिलिट्री हेड दरिया खान नुहानी टू डिफीट रूलर ऑफ सरकी डायनेस्टी, टू डिफीट रूलर ऑफ सरकी डायनेस्टी हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी। सिकंदर लोधी सेंट मिलिट्री हेड दरिया खान नुहानी टू डिफीट रूलर ऑफ सरकी डायनेस्टी हुसैन शाह सरकी। हिंदी वाला लिखो, सिकंदर लोधी ने सरकी वंश के शासक, सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी को हराने के लिए जौनपुर भेजा, को हराने के लिए जौनपुर भेजा।
लिखे। सिकंदर लोधी ने दरिया खान वहानी नहीं बोला। सिक, सिकंदर लोधी ने सिकंदर लोधी ने सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी को हराने के लिए सेना प्रमुख दरिया खान नुहानी को जौनपुर भेजा। दरिया खान नुहानी को जौनपुर भेजा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, दरिया खान नुहानी डिफिटेड हुसैन शाह सरकी एंड अपॉइंटेड एज सूबेदार ऑफ जौनपुर। दरिया खान नुहानी डिफिटेड हुसैन शाह सरकी एंड अपॉइंटेड एज सूबेदार ऑफ जौनपुर। हिंदी वाले लिखिएगा, दरिया खान नुहानी ने हुसैन शाह सरकी को हराया हुसैन शाह सरकी को हराया तथा जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। लिख लिए। अब नुहानी पहले लिखा दे कि सूरी लिखा दे, बताओ। इसको पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसको कंप्लीट करो। लास्ट में एक दो छोटा छोटा डायनेस्टी और है, जब मुगल कंप्लीट करेंगे तो बता देंगे। नुहानी साथ साथ में एक चेरो डायनेस्टी है, ठीक है। अब उन लोगों को मिलाया गया है मुगलों के टाइम पर कंप्लीटली, तो इसीलिए हम उसको लास्ट में ही लिखवाएंगे। दो चार लाइन ही बचा हुआ है तो उसमें क्या कहे, लिखवा करके लिखिएगा सभी लोग। सूरी वंश एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप लोग यहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं। बोलना पड़ेगा, कर लोगे? इंग्लिश वाले लोग दिख रहा है आप लोगों को क्या? एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे में कि इसका जो शासन काल रहा है 1540 से 45। चाइल्डहुड नेम इसका फरीद खान, और बताओ फादर हसन खां, जागीरदार ऑफ सासाराम। शेर शाह डिफीटेड द बंगाल आर्मी। इसमें 1534 करना है, इसमें 36 लिखा हुआ है, 34। शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध है ना, युद्ध में बंगाल की सेना को हराया। आगे डिफीटेड मुगल रूलर हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा 26 जून ऑफ 1539। शेर शाह अगेंस्ट डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम इन 1540। 17 मई 1540। 540 लिखा हुआ है, 17 मई 1540। शेर शाह tomb is situated in Sasaram, the construction of which was started by Sher Shah himself while Islam Shah got it done। ठीक है, चलो इंग्लिश वाले भी लिख लीजिएगा, बस यहाँ चेंज करना है 36 का 34, और बाकी सब ठीक है। सब कुछ जानना थोड़ा जरूरी है। सूरजगढ़ करेंटली सिचुएटेड इन मुंगेर। हाँ, मुंगेर से अलग हुआ लखीसराय, तो लखीसराय का भी हिस्सा इसका। स्टोरी दिमाग में सेट रहेगा तो सब याद भी रहेगा। लिखने वाला कार्यक्रम से बहुत लंबा याद नहीं रहता है।
एग्जाम तक के संभाल के रखना है। सूर्य डायनेस्टी के साथ में ऊपर में ब्रैकेट में कर लीजिएगा 1540 से 55। 1540 से 1555। 1542 1555। अब शेर शाह सूर्य है वो सिर्फ रहे 45 तक, 45 तक। इन लोग कमेंट कर रहा है सर तो सुनते ही नहीं है, क्या सुने इन लोग का। एक ही कमेंट ही करता है सर, डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए। एक ही बात को कितना सुना जाए। मतलब उसको ऐसा थोड़ा उम्मीद होगा कि सर को बोलेंगे तो शायद, लेकिन हमने तो कल ही कह दिया इसको। अब आ करके कॉपी में भी उसका लिख दे। हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो। क्या आंसर शेरशाह सूरी? हाँ। झूठ बोल रहा, बैठो चुपचाप। किताब में ही लिखोगे, कॉपी में ही लिखना है कि डांसर के लिए चला गया? अरे देखो, इतिहास में कुछ चीजें हम समझते हैं आपकी बात को। जैसे मान लीजिए कि अगर अलाउद्दीन खिलजी को भी हम बात करें, 1303 में चित्तौड़ में वो लड़ाई किया राजा रतन सिंह के साथ में, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि पद्मावती के चक्कर में गया लड़ाई करने लग गया, ऐसा नहीं लिखेंगे। समझ रहे हो बात को? हम बस युद्ध को जानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हम लिखवा भी नहीं सकते हैं आपको ये बात। आपको बस ये लिखना है 1545 खालिंजा जितने में यहां गया, और ये हो गया। क्योंकि ये ना मतलब थोड़ा एक तरीके से लहजे में नहीं है ये लाइन, आप समझिए बात को। हम ये थोड़े कहेंगे कि कहानी सुना देंगे, कहानी हम सुना सकते हैं, लेकिन कहानी के साथ साथ उस बात को लिखवाना ठीक नहीं है। हाँ, सब चीज में तो तुम लोग को बस कहानी चाहिए। फैक्ट पर कम और उधर ज्यादा ध्यान रहता है आपको। एक बार पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं क्या हम, कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो है 1175 में हुआ। एक लड़का बड़ा शांत था, पूरा कहानी कंप्लीट हो गया तो बोल रहा है पता है कि सर मोहम्मद गौरी लड़का था कि लड़की था? कई बार यार आप सवाल ही बड़ा खतरनाक होता है। बोले तब से तुम यही सोच रहे हो। उस हिसाब से तो अगर मान लो नया व्यक्ति को बोला जाए कि मंजू सर पढ़ाते हैं, मंजू मंजू भी नाम लड़कियों का है कि नहीं? उस हिसाब से तो मंजू सर का भी नाम जो है ज्यादातर तो लड़कियों का ही होता है, मंजू नाम है ना।
सबका होता है, सिर्फ मंजू सनी पहली बार जीवन में सुने हो ऐसा क्या कि जो पुरुष है। तो सुमन नाम कॉमन रहता है लड़की लड़कियों का दोनों। हो गया। और तभी तो सोच रहे कि बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, यही कह रहा है क्यों जीता, तो इसके चक्कर में गया ऐसे। अरे ये कोई लॉजिक नहीं कि आप इसको किताब में लिखो। हाँ हम समझ रहे हैं कि स्टोरी में आपको ये चीज सुनाया गया होगा तो आपको याद होगा थोड़ा। आगे बढ़े, लिखिएगा, इंग्लिश वाले लिखिएगा। शेर शाह सूरी बिल्ट ए ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, शेर शाह सूरी बिल्ट ए ग्रैंड ट्रंक रोड रनिंग फ्रॉम बंगाल टू पेशावर। रनिंग फ्रॉम बंगाल टू पेशावर। ठीक है, लिखिएगा, शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने बंगाल से पेशावर तक, बंगाल से पेशावर तक एक लंबे सड़क का निर्माण कराया था। सड़क का निर्माण कराया था। He got the title of सड़के आजम। He got the title of सड़के आजम। इसको ऐसा ही इंग्लिश में भी लिखना है, सड़के आजम। ठीक है, इसमें लिखिएगा इसी लाइन में हिंदी वाले, इनको सड़के आजम की उपाधि दी गई थी। इनको सड़के आजम की उपाधि दी गई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एट एवरी 3 किलोमीटर्स, एट एवरी 3 किलोमीटर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 कोस। ठीक है, वैसे जैसे कोस होता है ना, उस समय ऐसे बोलते थे 1 कोस 2 कोस दूर, है ना। एट एवरी 3 किलोमीटर ही बिल्ट ए सराई, ब्रैकेट में लिखना है रेस्ट हाउस। है बिल्ट ए सराई, ब्रैकेट में रेस्ट हाउस। ठीक है, that was also helpful for distribution of letters। हिंदी वाले लिखिएगा, that was also helpful for distribution of letters। हिंदी वाले लिखिएगा, प्रत्येक 3 किलोमीटर, ऑब्लिक देकर के लिख लीजिएगा आप लोग, 1 कोश। अब परीक्षा में पूछेगा तो ना थोड़ा वो कोशिश करेगा कि ऐसे ही वो मतलब प्रॉपर वर्ड का यूज करे, जैसे सराय बोलना, कोश बोलना, जैसा है ना, पत्र है तो पत्र रहेगा। ठीक है, एट एवरी 3 किलोमीटर, अच्छा हिंदी वाला लिखना है, प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक सराय का निर्माण कराया। ठीक है ना, सराय के साथ में आप लोग लिखिएगा विश्राम गृह। सराय का निर्माण कराया। ठीक है, सराय का निर्माण कराया जो पत्र के या पत्राचार के बंटवारे में, पत्राचार के प्रचलन में, पत्राचार के प्रचलन में उपयोगी था। पत्राचार के प्रचलन में उपयोगी था। ठीक है, अब इस बात को सिर्फ ध्यान में रखना है। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा, हालांकि चांस कम है, कि जितना भी गेस्ट हाउस है, प्रत्येक गेस्ट हाउस में एक कमरा, एक रूम हमेशा रिजर्व रहता था। किसके लिए? शेर शाह सूरी के लिए, ताकि मान लो कि अगर वहां से उनका काफिला चल रहा है अपना, है ना,
तो अगर उसको रुकने की जरूरत पड़ा उनको तो वहां वो विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। नेक्स्ट लिखना, एट एवरी सराय ही अपॉइंटेड वन पर्शियन, एट एवरी सराय ही अपॉइंटेड, एट एवरी सराय ही अपॉइंटेड वन पर्शियन, वन पर्शियन एंड वन हिंदी ट्रांसलेटर, एंड हिंदी ट्रांसलेटर हु वर कॉल्ड करकून। नया वर्ड मिलेगा आपको, हु वर कॉल्ड करकून। ठीक है, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हिंदी वाले लिखिएगा। इन्होंने प्रत्येक सरायों में एक पारसी तथा एक हिंदी ट्रांसलेटर, एक पारसी तथा एक हिंदी ट्रांसलेटर नियुक्त किया, एक पारसी तथा एक हिंदी ट्रांसलेटर। हाँ, ट्रांसलेटर अनुवादक समझते हो ना, अरे वो तो ट्रांसलेटर इंग्लिश भी है तो समझ ही जाएंगे आप लोग। एक पारसी तथा एक हिंदी ट्रांसलेटर नियुक्त किया जिसे करकुन कहा जाता था, करकुन। ये इसलिए था कि कोई मान लो पत्र आया है तो पत्र जो है वो पढ़ने वाला, ट्रांसलेट करने वाला तो कोई व्यक्ति चाहिए ना, सब के सब पढ़े लिखे थोड़े होते थे उस समय। पुराना फिल्म नहीं देखा है जी आप लोग? अरे तो जो पत्र पढ़ने वाला होता था उसको ऐसा थोड़े ना कि पूरा मोहल्ला में हल्ला कर देता था कि भाई क्या लिखा हुआ है इसमें। पुराना फिल्म नहीं देखे हो जिसमें बहुत गरीब है हीरो और वो पढ़ा लिखा नहीं है, लड़की के घर से पत्र आया और पढ़वाने के लिए किसी और के घर में गया और कई बार तो पढ़ करके गलती बता देता था उसका सेटिंग खराब करने के लिए ऐसा ऐसा फिल्म पहले वाले नहीं देखे हो? हीरा ठाकुर पत्र नहीं पढ़ पाते थे, ओके तो उसके पत्र कोई और पढ़, यही तो है। लिख लिया आपने? ही वाज स्टार्टेड द करेंसी, रुपया, इसको इंग्लिश में भी रुपया लिखना है। ही वाज स्टार्टेड द करेंसी, रुपया, रुपया। हिंदी वाले लिखिएगा, इन्होंने रुपये का प्रचलन शुरू कराया, इन्होंने रुपयों का प्रचलन शुरू कराया। ठीक है, आगे लिखिएगा नेक्स्ट। शेर शाह सूरी रीनेम्ड पाटलिपुत्र एज पटना, शेर शाह सूरी रीनेम्ड पाटलिपुत्र एज पटना एंड मेड द कैपिटल of Suri dynasty, and made the capital of Suri dynasty। ठीक है, लिखिएगा, शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र का नाम पटना किया, ऐसा लिखना है। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना किया तथा इसे सूरी वंश की राजधानी भी बनाई, तथा इसे सूरी वंश की राजधानी भी बनाई। ठीक है,
लिखिएगा, ही बिल्ट शेरगढ़ महल, ही बिल्ट शेरगढ़ महल इन पटना। इन्होंने शेरगढ़ का महल, इन्होंने शेरगढ़ के महल का निर्माण पटना में कराया। शेरगढ़ के महल का निर्माण पटना में कराया। अब पार्टिकुलर हमसे पूछोगे कि पटना में कहां है, तो एक बार गूगल करके भी थोड़ा देखो। सब बात एकदम सर का मतलब हाउस नंबर बताया तुमको, किसके बगल में है। ठीक है, लिख लिया आपने? सराय का निर्माण, बंगाल से सड़के आजम, रुपए का प्रचलन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस्लाम शाह वाज द, इस्लाम शाह वाज द, इस्लाम इस्माइल नहीं, ये वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इसमें अगर है तो गलत लिखा है, इस्लाम शाह होगा। कहां लिखा है? हाँ, यहां छोड़ो, कहीं रहे। इस्लाम अगर इस्माइल लिखा हो तो इस्लाम करना। ठीक है, इस्लाम शाह सूरी वाज द सक्सीडर ऑफ शेर शाह सूरी। हिंदी वाला लिखना, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना, सक्सीडर ऑफ शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सूरी डायनेस्टी वाज एंडेड इन 1555। सूरी डायनेस्टी वाज एंडेड इन 1555। सूरी वंश की समाप्ति 1555 में हुआ। सूरी वंश की समाप्ति 1555 में हुआ। देखो, एक जगह पर और विवाद रहता है इनके जन्म को लेकर के। ठीक है, इसलिए हमने इनको जन्म का जो है समय ही नहीं लिखवाया, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। कुछ किताबों में जो है वो आपको 1472 मिलेगा और कुछ किताबों में 1486 मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ किताबों में इनका जो जन्म है वो 1472 मिलेगा और कुछ किताबों में आपको 1486 मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब जन्म के स्थान को लेकर के भी खूब विवाद है। कई किताबों में होशियारपुर का नाम आएगा जो पंजाब में है, और कई किताबों में आपको सासाराम मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में दोनों में, अगर मान लीजिए कि इनके ऐसे क्वेश्चन बन गए तो ऑप्शन में दोनों में से एक ही रहेगा। ऐसा भी नहीं कि दोनों जगह पे जो है एक ही व्यक्ति को दो जगह पे तो पैदा कर नहीं सकता है। तो मतलब यह है कि ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या तो 1472 या 1400। जगह की अगर बात किया जाएगा तो या तो आपका होशियारपुर, ठीक है, पंजाब, या तो फिर कह रहा है 1400 होगा कि 1500 होगा। 1545 में मर गया है, उसके बाद जन्म लेगा। पुनर्जन्म करवा रहे हो क्या इनका? 1472 या फिर 1486, या तो होशियारपुर पंजाब मिलेगा या तो फिर सासाराम। तो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही सेवा, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी समय। और स्टोरी सुनने पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखिए कि कैसे कैसे बदलाव आए हैं।